बैंक के हमारे दर्शक ने ले रखे हैं 700 शेयर 164 पे, और दूसरा है जियो फाइनेंशियल 142 पे है। जियो फाइनेंशियल वो है 700 रुपये, 700 शेयर इनके इसके भी हैं। तो पहले जो है यूनियन बैंक पे शुरू करते हैं। प्रदीप जी आप बता दीजिए, 10 रुपये इनके बन रहे हैं। जियो फाइनेंशियल में भी अभी प्रॉफिट में है 142 के आसपास। हालांकि बहुत लोगों को जियो फाइनेंस से थोड़ी सी शिकायत है। रचित सर आप देख लीजिएगा। तो पहले जो है प्रदीप सर आप बताइए यूनियन बैंक। यस विपुल जी, देखिए अभी 173 के लेवल पे है और उनका ऑलरेडी थोड़ा बहुत मुनाफा यहाँ पे हो रहा है। देखिए व्यू तो पॉजिटिव रहेगा और मुझे लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा मार्केट को समझते हुए टाइम देंगे इस बैंक को, एक बार हमें 189 190 तक शॉर्ट टर्म एक टारगेट है ये निकल के आ रहा है, ये आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपका एकदम ही टाइम नहीं है तो आप एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके साथ साथ सर और एक कॉल भी मैं देना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। आज सुबह डिस्क्लेमर है, अलग प्लेटफॉर्म पे भी मैंने शेयर किया है, क्लाइंटों के पास भी हो सकता है, लेकिन हमने कॉल नहीं दिया। ये ओनली फॉर जितने भी हमारे दर्शक है मीडिया चैनल्स पे हमें सुनते हैं उन लोगों के लिए है। बंधन बैंक का अगर हम चार्ट देखेंगे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, लास्ट अगस्त जुलाई 2024 का जो हाई था एग्जैक्टली वो हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। एंड करेंट जोन से मैं 20% का टारगेट दूंगा। करेंट जोन से मैं अप्रोक्स 10% के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पसंद करूंगा। 194 195 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट आपको 235, उसके बाद आपको 265 टू 70 तक जाने का हाई पोटेंशियल इसमें है। हमने बहुत टाइम बाद रिसेंटली देखा है 215 का जो ये जोन है इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत आपके पास 2 से 3 महीने का व्यू है तो बंधन बैंक आपको यहाँ से 20% का अपसाइड टारगेट के लिए आप बाई करके जा सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस वो 10% है। अब ये वाला स्ट्रैटेजी जिसको कहीं ना कहीं सूट करेगा उनके लिए ही कॉल है। बाकी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सो यू कैन ऑल्सो इग्नोर। टारगेट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर जरा। सर 235 से 235, उसके बाद 270 तक ऑलमोस्ट आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, तो एक तिमाही के नजरिए के लिहाज से 2-3 महीने के लिए खरीद के जा सकते हैं बंधन बैंक। 235 270 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 195 ये आपको जो है 195, 215 नहीं, 200 195 का स्टॉप लॉस रखिए। 2 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस कैसे होगा, इसको हटा दीजिए। 235 270 ये टारगेट रखे जाएंगे। 195 का स्टॉप लॉस, इसको पहले स्टॉप लॉस करेक्ट कर दीजिए कहीं कोई हाँ ठीक है। तो अभी 4.5% की मजबूती, यह मजबूती और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। 235 270 तक के टारगेट, 195 का स्टॉप लॉस, ये फिलहाल के लिए बंधन बैंक पे राय निकल करके आती हुई। चलिए चलते हैं रचित सर के पास। रचित सर जरा फटाफट देखिए कि अभी जो है क्या नजरिया रहेगा आपका जियो फाइनेंस को लेकर के। देखिए जियो फाइनेंस के अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखें तो सितंबर के बाद दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए दिखे थे। मार्च में थोड़ा इंप्रूव जरूर हुआ बट लास्ट सितंबर से लोअर लेवल पे ही थे। अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। तो फंडामेंटली एक बार नंबर्स मॉनिटर करने होंगे और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आप देखें कंटिन्यूसली इसको बहुत मुश्किल हो रही है। एक रेंज में बहुत हैवी सप्लाई इसको देखने को मिल रही है 244 से 254 के लेवल्स पे। जब तक उन लेवल्स को ब्रीच नहीं करता है तब तक अपसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो मैं कहूंगा इस बार क्वार्टरली नंबर्स के लिए एक बार वेट कर लें। फ्रेश पोजीशन अगर आप ट्रेडर हैं तो बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो किसी भी मार्केट फॉल में अगर आपको 224 से 230 की रेंज में दिखे तो एक बार पोजीशन बनाइए। बट जब तक नंबर्स इंप्रूव नहीं होंगे और ब्रेकआउट नहीं आएगा इसमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं अगले दर्शक की। और ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है इसमें बहुत लोगों के सवाल बहुत समय से आ रहे हैं। जैसे जियो फाइनेंस में हालांकि तब भी अच्छी रही बातचीत, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो नहीं चला। ये धीरेन्द्र राय जी हैं और कह रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस 97 में खरीद रखा है, अभी और कितना रुकना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए, इनकी खरीद तो 100 रुपये के नीचे की है। बहुत लोग हायर लेवल पर भी लेकर के बैठे हुए हैं। प्रदीप सर बताइए जरा, अभी 10 रुपये का लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए? और वो लोग जो कि काफ़ी हायर लेवल पे लेके बैठे हैं उनके लिए क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर कहीं ना डे वन से मैं इस बैंक को लेके नेगेटिव पहले भी था एंड अभी भी हूँ। एंड अभी भी देखेंगे इनके कंपेयर में जितने भी इनका पीआरस है, आप इनके भी वैल्यूएशन अभी भी मुझे लग रहा है कि ओवर वैलिड है। चार्ट में भी जिस तरीके से एक तरफा सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने देखा है
सो मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ से कुछ भी बेस फॉर्मेशन हो सकता है। फिलहाल अगर रिजल्ट वगैरह अच्छा आ जाता है तो वो बात अलग होगा, लेकिन अभी भी अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। जिनके पास आप थोड़ा बहुत और वेट करना चाहते हैं, मैक्स टू मैक्स एक 82 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। इनफैक्ट देखेंगे सर, लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट 27% नीचे आ गया, लास्ट 6 महीने में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। तो माई साइकोलॉजी सिंपल, जहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, जहाँ पे बायर्स नहीं आ रहा है, जहाँ जो स्टॉक चल नहीं रहा है, आप क्यों लेके बैठे हो? आपको वो कोई रीजन है ही नहीं। जहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है ना, क्योंकि स्टॉक बहुत सारे सर है मार्केट में, आपका पैसा लिमिटेड है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जी। ये बात यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के आ, राहुल जी का सवाल आ गया है रचित सर, ओला को लेकर के, और इन्होंने 1 लाख शेयर ले रखे हैं। गुरुदेव मतलब क्या करना चाहते हैं? मतलब कह रहे हैं कि 54 रुपये 71 पैसे पर इनकी खरीद है, एवरेजिंग जो है 1 लाख शेयरों की, और अच्छे खासे नुकसान पे हैं। सर अब क्या ही किया जाए अब आपके लिए, मतलब क्या कहा जाए? मतलब 1 लाख शेयर, अब यहाँ पे 10 रुपये का नुकसान, 10 का 13 रुपये, यानी 13 लाख रुपए का नुकसान। मतलब एक कंपनी में इतना ज़्यादा पैसे लगा देना, सारे पैसे लगा दिए, या आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है मुझे पता नहीं। लेकिन रचित सर क्या टिप्पणी रहेगी? अभी तो काफ़ी लॉस में है। सर देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेके बहुत अलग काउंटर्स हैं जिनमें आप फोकस कर सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक इज सर्टनली नॉट वन ऑफ देम। और मैं इनफेमसली फेमस रहा हूं तो मेरा तो बोलना सब कुछ ही बेकार है। बट मैं एक चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि ठीक है, आप इतने लॉस में हैं, अभी आप 5 रुपए के डाउन साइड का और एक बार देखिए। अगर 36 रुपीज ये ब्रीच कर जाता है तो जो 36 लाख रुपए आपके पास बचे हैं उसको निकालने की चेष्टा करिएगा। और अगर हायर साइड की बात करें तो आपका भाव आना ये देखिए, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। बट जो ये मोमेंटम अभी मेंटेन कर रहा है, और सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स पे कभी भी आपको 48 रुपए से लेकर 52 रुपए तक का एक बाउंस दिखे, आपको बिल्कुल इसमें से पोजीशन एग्जिट करने लीजिए। आई हैव बीन कैटेगरीली अगेंस्ट, मैंने किसी भी ट्रेंड में इसमें बाइंग कॉल नहीं दी है, अभी भी यही बोलूंगा, आई डोंट लाइक द कंपनी। इसके साथ साथ सर एक 10 सेकंड की टिप्पणी और करना चाहूंगा। और ये रिसेंटली हमने ना 3-4 दिनों से देखा है लोगों से, जब बोनस परिवार के दर्शकों से बात होती है, एक अगर हम किसी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं और वो स्टॉक के बारे में हमने कोई लेवल दिया है, और लेवल अगर वो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमने बाय कॉल दी है। बाय कॉल देने के पहले हम खुद बोलते हैं कि एक कॉल है, जैसे अभी प्रदीप भाई ने बोला कि हमारी कॉल है बंधन बैंक की। जब तक हम ये नहीं बोलें कि हमारी कॉल है, तब तक वो लेवल्स, हम सिर्फ टेक्निकल लेवल्स आपको दे रहे हैं, उसको देख के मत सोचिए कि हमने बाय कॉल इनिशिएट किया है। क्योंकि सर रीसेंट टाइम्स में ना 3-4 दिनों से वो बातें चल रही हैं कि आपने बाय कॉल दी थी, हमने बाय कॉल नहीं दी थी। हम जब बाय कॉल देते हैं तो हम बताते हैं कि एक कॉल है, प्लीज उसी को कंसिडर करें। बाकी सब आपके हेल्प के लिए नंबर्स हम बताते हैं, उसको प्लीज ध्यान रख के बात किया करिए। इन बातों का ध्यान रखिए, कहाँ पे कॉल है कहाँ नहीं है। कई सारे शेयरों में लोग फंसे रहते हैं, तो उनको एक एग्जिट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है लेवल्स के साथ बताए जाते हैं। कुछ शेयरों में अगर टेक्निकल मोमेंटम है तो अभी जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि नया खरीद लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं। नीता जी से हमारे साथ फोन लाइन पे है। नीता जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नीता जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी सर, मिल रही है। नमस्कार नीता सर। जी से जी, ये मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा ऑडियो का इशू है। हेलो। स्क्रीन पर जरा सवाल। हाँ जी नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास मैम। आप बताइए देहरादून में अभी मौसम कैसा है? आपको बारिश वारिश हो रही है? सर लास्ट वीक तक तो बहुत अच्छा था, अभी इस समय तो बहुत ह्यूमिडिटी है सर। और तो सर मैं आप तीनों की सर बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा फोन मिला है इसलिए कह रही हूँ, फोन तो सर कभी कभार मिलते हैं हमारे। अरे थैंक यू मैम, बट सर फैन बहुत हम बहुत हमेशा शुक्रिया। से होते हैं। थोड़ी सी आज यहाँ पे समस्या आ रही है, आवाज बीच बीच में कट जा रही है आप लोगों की, बड़ा अफसोस मुझे भी हो रहा है। जी। लेकिन थैंक यू मैम नीता जी, और उम्मीद करते हैं कि सर आगे मैं भी। रचित सर को उनकी 2 कॉल के लिए थैंक यू जरूर बोलूंगी सर। कार ट्रेड और इंडियन ह्यूम उन्होंने दिया था। इंडियन ह्यूम उन्होंने सुबह के शो में दिया था, मॉर्निंग शो में। बट वो दोनों ही ट्रेड बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ उसमें सर। चलिए मैम, ऐसे ही आपको मुनाफा होता रहे नीता जी, और अच्छे ही आप मुस्कुराते रहें और प्रसन्न रहें, यही हम चाहते हैं।
तो आज मैम ये सर आपने हम आपके 10 बजे वाले और 1 बजे वाला दोनों शो रेगुलरली सुनते हैं सर। 1 बजे मैं बच्चे को लेने जाती हूँ, बट मैं तब भी गाड़ी में फोन चलता रहता है। अरे थैंक यू मैम, नीता जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद। बताइए मारुति लिया आपने मैम? या सर मैंने मारुति 14,210 पे है। हाँ जी सर। कब तक होल्ड कर सकती है मैम इसे? तो अब सर उस समय जब कॉल पे लिया था तब तो ये था कि सर 1 वीक और 10 डेज में आ जाएगा, लेकिन सर अब ठीक है, अब देखते हैं जब तक, मतलब अगर होल्ड करना चाहिए तो मैं होल्ड करूंगी, नहीं करना चाहिए सर जैसा सजेस्ट करेंगे तो सर निकल जाऊंगी। चलिए ठीक है, तो रचित जी से ही पूछ लेते हैं। रचित जी बताइए, आप मारुति पे जो ऑटो पे आपका रुझान भी बड़ा मतलब रहता है, मारुति पे क्या किया जाए? और कॉल पे इन्होंने पोजीशन ली थी, बाजार की स्थितियां परिस्थितियां जैसे बदलती हैं, थोड़ा सा अभी लॉस में आ गई हैं, होल्ड करें सर? अपने क्षेत्र की अच्छी कंपनियों में से है। पहले तो मीता जी को नमस्कार। और मैं समझता हूँ इन दिनों में मीता जी से दूसरी बार बात करने का मौका मिल रहा है। पहले भी देहरादून में जब थोड़ी सी बारिश हुई थी तब हमारी बात हुई थी। अब वापस देखिए गर्मी आ गई, पूरे इंडिया में सेम प्रॉब्लम हो रही है। एंड मीता जी थैंक यू, आपने ट्रेड किया, आपको प्रॉफिट हुआ, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब मीता जी एक और चीज मैं ऐड करूंगा, 2 सेकंड की टिप्पणी करूंगा। आप जब अपने बच्चे को लेने जाती हैं स्कूल तो फोन तो जरूर चला के रखा करिए, मगर सड़क पे ही नजर बना के रखिएगा। हमारी और विपुल सर की, हम सबकी आवाज बुलंद है, तो आवाज सुन लिया करिएगा, देखने की चेष्टा मत किया करिएगा। चलिए जोक्स अपार्ट, अब मारुति की नहीं बात नहीं, करें। फिर से रिपीट कीजिए, मैं मिस कर गया, क्या बोला आपने? सर मैंने कहा कि विपुल सर की और हम सबकी आवाज बुलंद है, आप देखा मत करिए गाड़ी चलाते हुए, सिर्फ सुन लिया करिएगा। अच्छा क्योंकि हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये बात तो सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इन्होंने बताया ना कि गाड़ी चलाते हुए शो देखते हैं तो थोड़ा सा अब डर लग गया सर उन बात पे। अब देखिए मीता जी एक चीज है, अभी मतलब आप समझे 20 तारीख का हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक स्लाइट कंफ्यूजन आ गया है। और ये मैं आपको बात क्यों बोल रहा हूं, ये पूरे ऑटो सेक्टर के लिए कंफ्यूजन बहुत बड़ा होता हुआ दिखेगा। अभी 30 जून को और 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास हुए हैं कि E20 फ्यूल विड्रॉ नहीं होगा। बट जिस तरीके से पूरे देश में एक गहमा गहमी चल रही है, हो सकता है मॉनसून सेशन में आपको कोई मिनिस्ट्री में भी चेंज होता हुआ दिख जाए। उसके साथ साथ E10 फ्यूल और E0 फ्यूल की भी बातें हो जाए। अभी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर को एक साइड ऑफ रिलीफ देखने को मिलेगा, और फिर आपको ऑटो सेक्टर में एक वापस मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। अब आपने प्राइस पॉइंट थोड़ा सा हायर ले रखा है, बट वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं, इतना कोई प्राइस डिफरेंस नहीं है। आपने 10 शेयर ले रखे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको 12,900 रुपए के लेवल पे मिले तो एक बार 10 शेयर और आप खरीदिएगा। उससे आपकी एवरेज प्राइस थोड़ी सी रीजनेबल हो जाएगी, और वापस जैसे ही 13,800 के आसपास मिले उन 10 शेयर को आप डिप्लॉय कर दीजिएगा। फिर इसमें अगर आप 2 से 3 क्वार्टर के लिए वेट करती हैं, 14,500 लेवल्स और ये जितना भी ऑटो सेक्टर में कंफ्यूजन है ये कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ दिखता है, उसके बाद आपको ये 15,200 के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ऑटो सेक्टर आप देखें एक कंफ्यूजन में अभी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो E20 को खत्म करने की बात हो रही है, एक बार क्लैरिटी आ जाए तो ज्यादा बेटर रहे। चलिए, ये बात है नीता जी, आपके लिए उम्मीद करते हैं कि उत्तर आपको मिल गया होगा। और इन सबके बीच में अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं, और ये सर शक्ति पंप को लेकर के अनिकेत भगेरिया जी ने प्रश्न हमें भेजा है, और 201 शक्ति पंप इन्होंने ले रखे हैं, 538 की इनकी खरीद है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका जो नज़रिया है वो 5 साल का है, और अभी इनके लिए 20 रुपये इनको बन ही रहे हैं। तो अभी मतलब जो है 538 की इनकी खरीद है, 5 साल का नज़रिया है। क्या 5 साल के नज़रिए के लिहाज से इनका जो सिलेक्शन है वो सही है, या कहीं और शिफ्ट होना चाहिए? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी प्रदीप सर? सर देखिए 5 साल का जब व्यू होगा तो इसमें डीप फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसका टाइम हमारे पास अभी तो नहीं होगा। मैं टेक्निकल के आधार पे मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि एक सपोर्ट चार्ट में 480 के आसपास है, और ये एक ऐसा ट्रेंड, जनरल ट्रेंड हम लोगों ने देखा है। जो भी स्टॉक आप देखेंगे 22, 23, 24 के आसपास भागा है, वो मैक्सिमम स्टॉक
मतलब भागा मतलब नॉर्मल भागा नहीं, आप देखेंगे शक्ति पाम 100 रुपीज के भी नीचे थे अक्टूबर 23 में। सो 85-90 के लेवल पे ट्रेड हो रहा था उस टाइम पे, सीधा सीधा टॉप बना के आया 1300 के ऊपर। तो ऐसा जितने भी स्टॉक का पैटर्न है देखेंगे सब सिमिलर है। 24 जुलाई अगस्त के बाद से टॉप बना दिया है। 24 का आधा साल नहीं चला, 25 नहीं चला, 26 नहीं चल रहा है। तो सर मेरा तो 2.5 साल तो इधर ही चला गया ना, 2.5 साल 2.25 साल। तो हो सकता है कि और 1 साल नहीं चलेगा, पॉसिबिलिटीज है। अब ये जो ऊपर से इतना नीचे आया है, कब फिर से ऊपर जाएंगे? एक जनरल साइकोलॉजी यही है, अगर कंपनी का मैनेजमेंट का गाइडेंस, रिजल्ट, कंपनी का ग्रोथ सब कुछ मेंटेन रहता है कमिंग फ्यूचर में, सो कहीं ना कहीं वो आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। अब आज से 5 साल बाद क्या होगा इसका एनालिसिस 2 मिनट पे 1 मिनट पे मैं तो नहीं दे सकता। इट विल टेक सम टाइम, पूरा फंडामेंटल रीड करना पड़ेगा, बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, कैश फ्लो देखना पड़ेगा, वो सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक रॉन्ग चॉइस ही है। आपको ऐसे स्टॉक में फोकस करना चाहिए जो थीम नेक्स्ट 2-3 साल चलेगा, जैसे कि ईवी थीम, डेटा सेंटर थीम, ऐसे अलग अलग स्टॉक। अभी एनबीएफसी भी भागा नहीं है उतना। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि बैंकिंग स्टॉक चलने से पहले एनबीएफसी इस बार भी अच्छे खासा चलने का पॉसिबिलिटीज है। तो कुछ इंफ्रा थीम, ऐसे थीम में पैसा लगाइए। शक्ति पाम्स अभी भी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही रहने वाला है जी। हाँ, चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और काफ़ी सारे जो सवाल हैं उसमें से एक सर सवाल के पहले जरा एक टिप्पणी पढ़ लेते हैं। एमपीएच स्टाइल जी की टिप्पणी है, कह रहे हैं विपुल जी जब भी रचित जी और प्रदीप जी साथ में आते हैं तो शो में उन दोनों के बीच कुछ अलग तरह की हंसी देखने को मिलती है। दोनों ही सोचते हैं होंगे कि एक दूसरे के ऊपर कैसे कुछ बोला जाए। ये बात तो सही कही आपने। हाँ, कई बार जो है मतलब टिप्पणियाँ जो है वो लोगों को लगता है कि एक दूसरे पे तंज कसा जा रहा है, लेकिन दरअसल ठीक है, वो एक उसे एक हंसी खेल की तरह ही आप लोग लिया करें। सर जरा आपके लिए सवाल ये है तरुण सिसोदिया साहब का, रचित सर, कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैं 5 लाख रुपए बीएल और 5 लाख रुपए बीडीएल में निवेश करना चाहता हूँ। 1 महीने के लिए क्या मुझे अच्छा रिटर्न? सर ये डिफेंस में जो है ना 5 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन वाला रिटर्न मत लीजिए। ये मेरा सुझाव है, बाकी रचित सर ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सर 10 लाख रुपए 1 महीने के लिए लगाना चाह रहे हैं। जितना वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, क्या ये सही स्ट्रेटजी है इनकी? नहीं सर, मेरी तो विनती एक ही रहेगी कि अगर 10 लाख रुपए आपके पास 1 महीने के लिए हैं, मतलब 1 महीने बाद आपको कहीं ना कहीं पेमेंट करना है, प्लीज किसी भी स्टॉक में मत इन्वेस्ट करिए। आपका ये पेमेंट का पैसा है, इसको प्लीज संभाल के रखें। इसको बैंक एफडी में डाल दें या कोई लिक्विड ओवरनाइट फंड में पार्क कर दें। इक्विटी मार्केट में ये रिस्क लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप प्रॉफिट तो कितना कमा पाएंगे, उससे ज्यादा रिस्क होगा। नहीं, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, किसी भी स्टॉक में सजेस्ट नहीं करूंगा 1 महीने का, प्लीज मत करें।